नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। तीसरी लहर की आशंका में कितना दम, इस पर बात करने के लिए जी हां, हमारे साथ खास मेहमान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। और रणदीप साहब, मुझे पता है कि डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है इस वक्त पर आपके लिए वक्त निकालना, लेकिन आज तक पर आप सामने आए हैं ताकि हमारे दर्शकों के जितने भी सवाल हैं वो एक एक करके हम आपसे पूछे। तो सवालों की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि अब रोजाना केसेस देश में लगभग 1,30,000 के पास आ गए हैं। क्या दूसरी लहर को खत्म होते हुए देख रहे हैं आप? कब तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? आप किस तरह से इसे परख रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया? अगर हम देखें तो ये लगता है कि अब दूसरी लहर जो है वो वो गुजर चुकी है काफी हद तक हमारे देश पे। ओवरऑल हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। कुछ ऐसे राज्य हैं साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे अभी भी केसेस जो है काफी हैं, तो वहाँ पर भी आस्ता आस्ता अगले 2 हफ्ते में केसेस कम हो जाने चाहिए। तो मेरी उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी तक हमारी जो ये लहर है काफी हद तक कम हो जाएगी। और उसके बाद हम सब लोगों को जो हमने पीछे गलतियां की हैं उससे सीखना चाहिए कि अगर केसेस कम हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कोविड खत्म हो गया है। वायरस अभी भी हमारे बीच में है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठी करना, 2 गज की दूरी रखना, वो और भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो हम तीसरी लहर से बच सकते हैं, या अगर तीसरी लहर आएगी भी तो बहुत मामूली होगी और ज्यादा तकलीफ नहीं होगी हम सबको। सर, पिछली बार जो पहली लहर में हमने देखा था पीक सितंबर के महीने में आया था, काफी दिन बीत जाने के बाद। क्या अभी भी ऐसा लोगों के मन में डर रहता है? क्या अभी भी, क्योंकि हमने देखा कि एक दिन 1,27,000 केसेस हो गए थे, फिर वो 32 पर पहुंचा, फिर 34 पहुंचा, तो बड़ा रिलक्टेंटली ही ग्राफ नीचे जा रहा है। क्या ऐसी आशंका भी है कि केसेस बढ़ सकते हैं? अभी जहां अगर हम सारा देश की सिचुएशन देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड तो है, लेकिन कुछ हद तक ये डाउनवर्ड ट्रेंड इसलिए भी है कि हमारे यहाँ अभी कई राज्यों में काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। और जैसे जैसे अब केसेस हमारे कम हो रहे हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अनलॉकिंग भी ग्रेडेड हो, एकदम हम सारा कुछ ना खोल दें, और हम अपनी सर्वेलेंस पूरी तरह से रखें कि अगर कहीं पर भी हमारे केसेस बढ़ना शुरू हो तो वहां पे एकदम फिर से कुछ हद तक कंटेनमेंट करें जिससे केसेस ना फैलें। और हमारी जो पॉलिसी है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की, वो अभी भी चालू रखें। और हम टेस्टिंग अपने पूरी तरह से बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम टेस्ट कर पाएंगे तो जल्दी केसेस पकड़ पाएंगे और उनको आगे नहीं फैलने देंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें आगे तीसरी लहर से बचना है तो एक तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से करना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपनी सर्वेलेंस जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी कि जहां पर भी लगा कि केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है या हॉस्पिटल में केसेस बढ़ रहे हैं तो एकदम वहां पे कंटेनमेंट करें और वैक्सीन ड्राइव को जितना हम बढ़ा सकते हैं उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं आगे बहुत सारे सवाल है सर, लेकिन एक जल्दी से छोटा सा सवाल। लॉकडाउन पर जो ढील अभी से ही कई जगहों पर दी जा रही है, तीसरी वेव पर थोड़ी देर में आएंगे। लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है सर, मार्केट्स खुल रहे हैं, क्या ऐसे वक्त पर जब 1,30,000 के आसपास केसेस है, आपको लगता है कि ये अभी ठीक है या थोड़ा रुकना चाहिए? मेरे को ये लगता है कि हमें जहां जहां केसेस एरियाज में हमारी पॉजिटिविटी रेट अभी ज्यादा है, या अभी भी हमारे हॉस्पिटल में बिस्तर भरे हुए हैं पेशेंट से और हम और ज्यादा लोड नहीं ले सकते, वहां पे एकदम अनलॉकिंग करना शायद ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि अभी भी वायरस फैल रहा है, और जैसे हम अनलॉकिंग करेंगे भीड़ इकट्ठी शुरू होगी तो एकदम केसेस बढ़ सकते हैं। तो अनलॉकिंग में ग्रेडेड होना चाहिए और बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब सर अगले सवाल पर आते हैं, तीसरी वेव को लेकर। अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी वेव पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरी वेव पर हमारा सवाल है, क्या सही में तीसरी वेव आ सकती है? क्या तीसरी वेव का कोई साइंटिफिक आधार है? लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जब हम ब्रिटेन की हालत देखते हैं तो अक्टूबर में सेकेंड वेव और अब जून में एक थर्ड वेव वहां पर आने की शुरुआत हो गई है। क्या भारत में तीसरी लहर आने का कोई साइंटिफिक बेस है डॉक्टर गुलेरिया? अगर हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करें तो हम यही देखते हैं कि वो वेव्स में ही आती हैं। और अगर हम 1918 की बात करें, जब पैंडेमिक हुआ था जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी, तो बाद में एक थर्ड वेव भी आया था। लेकिन थर्ड वेव के जो केसेस थे या डेथ्स थी वो सेकेंड वेव के मुकाबले बहुत कम थी। और हमने इससे पहले भी देखा है कि जो हम और आउटब्रेक्स होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस के, वो यूजुअली वेव्स में आते हैं।
और ये भी समझना चाहिए कि वेव्स ये क्यों होती हैं। अगर हम देखें तो जब हमारे केसेस ज्यादा हुए तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोग भी डर गए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज्यादा होने लगा, कई फंक्शंस कैंसिल हो गए। अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, ये सब चीजें खुल रही हैं, तो फिर से एक वायरस को मौका मिलता है फिर से फैलने के लिए, और फिर केसेस बढ़ने लगते हैं और एक और वेव आने लगती है। तो इसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठा हो और हम अपना लॉकडाउन ग्रेजुअल करें, अनलॉकिंग ग्रेजुअली करें, तो तभी हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं या उसको आने या उसकी जो पीक है उसको कम कर सकते हैं। यूके में सर फिर भी थर्ड वेव आया, लॉकडाउन, उन्होंने भारत जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है, यहां से कोई जा ही नहीं सकता वहां पर। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कर रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके थर्ड वेव का आना, ये क्या बताता है? हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हम अपनी तरफ से वायरस से लड़ रहे हैं, वायरस अपने सर्वाइवल के लिए हमसे लड़ रहा है, तो वायरस भी यही कोशिश कर रहा है कि एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म वो बनाए जिससे वो लोगों को इन्फेक्ट कर पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हम एक वैक्सीन की, एक सोशल वैक्सीन समझ के उसको भी इम्प्लीमेंट करें। मान लो कोई भी वेरिएंट आए, नया वेरिएंट भी आ जाए, नया म्यूटेशन भी आ जाए, अगर हम मास्क लगाएंगे, अगर हम 2 गज की दूरी रखेंगे, भीड़ रोकेंगे, तो वो भी वेरिएंट नहीं फैल पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। वायरस भी कुछ हद तक म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, और इसीलिए कई जगह जहां लोगों को लगता है कि हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल गई है, फिर से केसेस आ जाते हैं, क्योंकि वायरस म्यूटेट करके री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा कर देता है, या उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जो बच गए थे पिछले वेव में और जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। सर अब बच्चों पर जरा आते हैं, क्योंकि इस बार बच्चों की चर्चा बहुत ज्यादा है। हालांकि हमने सेकेंड वेव में देखा है कि वो माइल्ड इन्फेक्शन ही उन्हें हो रहा है, लेकिन तीसरी वेव से बच्चों को कितना खतरा है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत संक्रमित होंगे, कोई साइंटिफिक आधार इसका है, और इस पर आप क्या कहेंगे? तो अगर हम पूरा डेटा देखें, ग्लोबल डेटा देखें या पहली वेव या दूसरी वेव का डेटा देखें, उसमें ये क्लियर है कि जो ज्यादा एडमिशंस हैं वो हायर एज ग्रुप में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनमें ही हुआ है। बच्चों में इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट वेव में भी हुआ है, सेकेंड वेव में भी हुआ है, ग्लोबली भी हुआ है, लेकिन ये देखा गया है कि बच्चों में जो है सीवियर इलनेस नहीं देखा जाता। यूजली बच्चों में माइल्ड इलनेस होता है, वो बिना दवाई के या सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। इस वेव में भी हमने यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए थे उनको या तो कोमॉर्बिडिटीज थी, मोटापा था, या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे थे, या और कोई कोमॉर्बिडिटी थी, इसके कारण उनको सीवियर इलनेस हुआ। तो ये क्लियर एविडेंस है कि जो कोरोना वायरस है वो बच्चों में माइल्ड इलनेस करता है, और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, तो हमें ऐसा नहीं डरना चाहिए कि अब वायरस एकदम बच्चों के लिए चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि अभी अगर हम देखें तो ये लोग सोचते हैं कि बच्चे जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको बचा के रखा है, ना उनको वैक्सीन मिल रही है, तो अगर हम ये दोनों चीजें देखें तो लोग ये सोचते हैं कि अब अगर वायरस फैलेगा तो उन लोगों में फैलेगा जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ और जो अभी तक बचा के हमने रखे थे, जो बच्चे हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि शायद बच्चों में ज्यादा केसेस हों। पर बच्चों में अगर वायरस ज्यादा हुआ तो वो माइल्ड इलनेस ही होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें ज्यादा लोगों को एडमिट करना पड़ेगा। सर अब वैक्सीनेशन पर जरा आते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन से मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आपने भी कहा कि हम बच्चों को, अब वैक्सीन भी नहीं है उनके लिए, बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। क्या बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है और कब तक ये वैक्सीन बन जाएगी? आज ही फाइजर की एक वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिला है, तो यूके के अप्रूवल स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए जो फाइजर की वैक्सीन है, क्या हम इंडिया में भी उसे अपनाएंगे? क्या इंडिया में भी उन्हीं मानकों के आधार पर उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा? और बच्चों की वैक्सीन पर आप क्या बताएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो अगर हमें पैंडेमिक से निकलना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, और बच्चे भी एक ग्रुप है जिनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा हमें। और ऑलरेडी भारत में भी ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक का भी ट्रायल चल रहा है, तो 2 साल से 18 साल की उम्र में बच्चों में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो गई है, और उम्मीद यही है कि सितंबर तक इसका डेटा भी आ जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा। बच्चों को अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है तो अभी भी हायर ओल्डर एज ग्रुप या कोमॉर्बिडिटीज जो है उनको पहले वैक्सीन लगनी चाहिए एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चों में यूजली माइल्डर डिजीज होती है, ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें सीवियर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, उसके बाद हम बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो फाइजर की वैक्सीन की बात है,
ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी, पर जैसे उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है कि अगर आपके ईयू मिला हुआ है यूके से, यूएसए से या डब्ल्यूएचओ से, तो तब ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि उसी बेसिस पे बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन की क्लियरेंस भारत में भी मिल जाएगी, लेकिन ये डिसीजन तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेना है। सर, बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे जो भी घर पे होंगे, और सबको ये लग रहा है कि उनके स्कूल कब खुलेंगे। आपको इस पर क्या लगता है, आपका क्या टेक है? अब क्योंकि अब ये तीसरी वेव और उसकी डर की वजह से क्या ऑनलाइन क्लासेस ही होते हुए देख रहे हैं अभी आप इस साल? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि दोनों चीजें हैं। एक, बच्चों को प्रोटेक्ट करना कि उनमें इन्फेक्शन ना हो, और दूसरा ये है कि ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो, उनकी पूरी डेवलपमेंट प्रॉपर हो। और कई मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ना हो या उनके घर में कंप्यूटर नहीं हो, तो वो फिर रह जाते हैं और वो उनकी पढ़ाई जो है वो पीछे रह जाती है। इसके अलावा स्कूल में और कई चीजें हैं जो बच्चे गेन करते हैं, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे एक सोशल डेवलपमेंट हो, या फिर और कई चीजें हैं जो मेंटल स्ट्रेस है। घर में बैठे बैठे कई लोग कहते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन भी होने लगी है बच्चों में। तो इसलिए स्कूल खोलना भी जरूरी है, लेकिन इस तरह से खोलना चाहिए कि जिससे इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम ये कर सकें कि कुछ हद तक स्कूल खुल जाए। हो सकता है कि आधे बच्चे एक दिन आए, आधे दूसरे दिन आए, या सबकी स्क्रीनिंग हो आते समय। लेकिन कुछ महीनों बाद, अभी केसेस हमारे तो ज्यादा हैं, सेकेंड वेव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, पर कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आस्ता आस्ता हम स्कूल्स भी कुछ हद तक शुरू करें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है बच्चों की, उनकी एजुकेशन काफी सफर कर रही है। बिल्कुल सर। अब ओवरऑल वैक्सीनेशन पर जरा आते हैं सर। क्या वैक्सीन की कमी देश में है? जैसा कई राज्यों में वैक्सीन सेंटर्स में हमने देखा सर ताला लग गया, क्या संपूर्ण देश को वैक्सीन लग पाएगी और कब तक लग पाएगी? सरकार दावा कर रही है कि 31 दिसंबर तक हम संपूर्ण वैक्सीनेशन पूरे देश का कर देंगे। अभी तक जो हालात है, डबल डोज सिर्फ 3.4% को पड़ा है। भारी आबादी है, 180 करोड़ को देना होगा अगर हम 60-70% हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं, तो 180 करोड़ डोज चाहिए। क्या आपको ये मुमकिन होता हुआ देख रहे हैं आप? अगर हम आज की बात करें तो हाँ, अगर हम ये कहें कि 18 साल से उम्र, सब बड़े उम्र की सब लोगों को हमें वैक्सीन देनी है, तो इतनी वैक्सीन डोजेज तो हमारे पास नहीं है, और इसलिए हमें एक प्रायोरिटाइज करके ग्रेडेड वैक्सीन रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और ये भी उम्मीद है कि जुलाई के सेकेंड हाफ तक हमारी वैक्सीन डोजेज जो है एकदम बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो इंडिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनकी जो प्लांट, नए प्लांट्स उन्होंने जो लगाए हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, उससे डोजेज एकदम ज्यादा हो जाएंगी। स्पुतनिक की भी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी, और कई और कंपनीज जो जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 4-6 हफ्ते में थोड़ी बहुत वैक्सीन की शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि हम जो हमारे पास जो डोजेज हैं वो सब लोगों के लिए नहीं है, और इस टाइम में हमें प्रायोरिटाइज करके जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। जुलाई तक हमारे पास इनफ डोजेज आ जाएंगे, और तब भी हम एक ग्रेडेड मैकेनिज्म में सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। टारगेट तो यही है कि हम रोज की 1 करोड़ वैक्सीन कर पाए जुलाई के एंड में। अगर हम ये कर पाएंगे तो दिसंबर तक हम सिग्निफिकेंट लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सर, गैप क्यों बढ़ाया गया है वैक्सीन के बीच में? क्या वाकई ये ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए है, या वैक्सीन की कमी जिसका हम सामना कर रहे हैं, जो सामने सच्चाई है, उसकी वजह से ये गैप बढ़ाया गया है? विपक्ष का यही आरोप है। डॉक्टर के तौर पर आप क्या कहेंगे? तो अगर हम देखें तो गैप सिर्फ कोविशील्ड के लिए बढ़ाया गया है। कोवैक्सीन का गैप उतना ही है, 4 से 6 हफ्ते का। कोविशील्ड का जो गैप बढ़ाया गया है वो बेसिकली जो साइंटिफिक डेटा आया है फरवरी मार्च में, उसके बेसिस पे बढ़ाया गया है। दिसंबर में जब यूके में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, तो उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपना सेकंड शॉट जो था वो 12 हफ्ते कर दिया था, कोविशील्ड का भी, जो उनका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, और फाइजर की वैक्सीन का भी। तब उनके पास डेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर आस्ता आस्ता डेटा कलेक्ट करके फरवरी में ये दिखाया कि उनके जो लोगों को सेकंड शॉट 12 हफ्ते के बाद दिया गया था, उनमें इम्यूनिटी ज्यादा थी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ज्यादा बनी थी। ये देखा कि अगर आप 4 हफ्ते में वैक्सीन लगाते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज जो है
वो अराउंड 55 to 60% बनती है। अगर आप 8-12 हफ्ते बाद वैक्सीन लगाते हो तो वो ऑलमोस्ट 80% हो जाती है। तो एक तो उन्होंने ये देखा कि 12 हफ्ते बाद आपको जो हम कहते हैं प्राइम डोज और बूस्टर डोज में 12 हफ्ते का गैप हो तो आपकी एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में बनती है। दूसरा एक और ये था, लोगों को डर था कि अगर एक शॉट लगाएं और 12 हफ्ते वेट करें तो ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा उन लोगों को जिनको सिर्फ एक ही वैक्सीन लगी है। उसमें भी उन्होंने देखा कि अगर आपको एक शॉट लगता है और दूसरा शॉट हम 12 हफ्ते बाद टीका लगाएं तो भी आपको ऑलमोस्ट 70% प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर हम दोनों चीजों को देखें कि एक शॉट के बाद आपको 70% प्रोटेक्शन मिल रही है और 12 हफ्ते के बाद आपको 80 to 85% इम्यूनिटी बन रही है, तो ये साइंटिफिकली लॉजिकल है कि हम इस वैक्सीन का सेकेंड डोज डिले कर दें। इससे ये बात भी आपकी सही है कि इससे फायदा भी है कि हम डोजेस भी ज्यादा मिल गए, तो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा है कि आप ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हो और एटलीस्ट 70% इम्यूनिटी दे सकते हो जिससे उनको सीवियर डिजीज ना हो। जाहिर तौर पर वैक्सीन और उसके इर्द गिर्द जो ये डोसेज है उस पर आपने पूरी बात। अब एक सर केसेस हुए कुछ यूपी में जहां मिक्स डोज दे दिया गया, पहले कोई और वैक्सीन बाद में कोई और वैक्सीन दे दी गई, ये तो विदाउट एनी ट्रायल किया गया। इसका क्या खतरा है और क्या ऐसा मिक्स डोज ट्रायल्स करना चाहिए इंडिया को? तो इसका ऐसा है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमारे पास पहली दफा एक वायरस के लिए इतने सारी वैक्सीन हैं। और एक ये साइंटिफिक क्वेश्चन हर एक के मन में होगा कि अगर मैं एक वैक्सीन मैंने आज लगाई है, कोवैक्सीन लगाई है, कल अगर मैं कोविशील्ड लगाऊं तो क्या मेरे को ज्यादा इम्यूनिटी मिलेगी, या अगर मैंने दोनों कोवैक्सीन के शॉट्स लगाए, अगर बाद में बूस्टर डोज लगाना हुआ तो क्या मुझे कोवैक्सीन ही लगाना चाहिए या कोविशील्ड लगा सकता हूँ या फाइजर लगा सकता हूँ और उससे मुझे ज्यादा फायदा होगा या नहीं। इसमें हम जो डेटा है इसको हम बेसिकली हेट्रोलोगस प्राइम और बूस्ट कहते हैं। अगर हम दोनों वैक्सीन एक को दें तो वो होमोलोगस प्राइम बूस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्राइम अलग दें और बूस्टर डोज अलग वैक्सीन का दें तो वो हेट्रोलोगस प्राइम बूस्ट मैकेनिज्म कहा जाता है, और ये पहले भी ट्राई किया गया है एबोला वैक्सीन के लिए। अब इसके दो इश्यूज होते हैं, एक तो ये है कि ये सेफ है या नहीं, और दूसरा कि क्या इससे इम्यूनिटी ज्यादा मिलती है या नहीं। अगर हम देखें कुछ हद तक इसमें स्टडीज हो रही हैं और डेटा भी कलेक्ट हुआ है, यूके में भी ट्रायल्स हुए हैं जहां उन्होंने ट्राई करके देखा है कि अगर हम पहले कोविशील्ड दें या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दें, बाद में हम फाइजर दें, या पहले हम फाइजर दें बाद में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दें, तो दोनों में किस में ज्यादा फायदा है और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसी तरह से स्पेन में भी ट्रायल हुई, क्योंकि स्पेन में जब उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी तो कुछ टाइम के लिए वैक्सीन जो थी वो यूरोपियन यूनियन ने रोक दी थी क्योंकि साइड इफेक्ट का कुछ इश्यू हो रहा था। तो उन्होंने तब कुछ लोगों को दूसरी वैक्सीन दी और उसका भी डेटा कलेक्ट किया। तो उसमें 2-3 चीजें आई हैं। एक तो ये है कि रिलेटिवली सेफ है, कुछ डेटा आया है जिससे ये कहा गया कि अगर आप वैक्सीन मिक्स करते हो तो कुछ लोगों को बुखार, बॉडी एक्स ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू अगर आप दोनों एक ही टाइप की वैक्सीन दो। कुछ डेटा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि शायद इम्यूनिटी ज्यादा होती है, लेकिन अभी ये पूरा डेटा रिसर्च में पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए कहना अभी मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो है हमें वही वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में जब और डेटा आएगा तो हम मिक्स और मैच भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सर जरा एम्स की एक स्टडी पर आपसे जानकारी, क्योंकि अब कोविड पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस, इन सब पर सवाल करूंगी, लेकिन एम्स की एक स्टडी है जो कहती है जो री-इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें डेथ रेट 0 है। इसके बारे में जरा बताएं विस्तार से, क्या कुछ भी ऐसे केसेस नहीं आए? क्योंकि हम लोगों ने कुछ इक्का दुक्का खबरों में ही जानकारी ली थी, कुछ बड़े लोगों की भी जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिए थे बावजूद इसके उनकी मौत हुई। क्या है ये स्टडी? नहीं, ये तो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जिनको री इन्फेक्शन हुआ या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हम कहते हैं फर्स्ट डोज की वैक्सीन के बाद या सेकंड डोज की वैक्सीन के बाद उनको सीवियर डिजीज नहीं हुआ या डेथ नहीं हुआ। लेकिन ये डेटा हमारे पास भी है और लोगों का भी है कि अगर हम ये देखें कि जिनको वैक्सीन लगी है तो उनको एज अ होल माइल्डर डिजीज हुई है एज कंपेयर टू दोज जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। जो एम्स की स्टडी है वो तो एक स्मॉल स्टडी है जिसमें ओनली अराउंड 63 लोगों को लिया गया जो इमरजेंसी में आए थे जिनको कोविड हुआ और जो वैक्सीन लगा चुके थे,
उसमें 2-3 चीजें देखी गई। एक तो यही कि उनमें जो स्ट्रेन पाया गया, वो जो स्ट्रेन था, वो जो न्यू वेरिएंट्स हैं जो हम कह रहे हैं, जो इंडिया में पाए गए हैं और जो यूके में पाए गए थे, जिनको अब हम दूसरे नाम से जानते हैं, अल्फा स्ट्रेन और डेल्टा स्ट्रेन, वो वाले जो स्ट्रेन हैं वो ज्यादातर पाए गए। और ये देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इन स्ट्रेन से हुआ था। लेकिन ये भी देखा गया कि क्योंकि इनको वैक्सीन लगी थी और इनको नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन कामयाब रही और उनको सीवियर इलनेस नहीं हुआ। तो इससे जो मेरी तरफ से जो मुझे लगता है जो हम मैसेज कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन से भी प्रोटेक्शन देती है। और ये दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वाले लोग थे। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि किसी को सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ 63 लोगों का डेटा है। ये तो बहुत छोटा सैंपल साइज है जी। अब सब एंटीबॉडीज पर आते हैं और उसके बाद कोविड कॉम्प्लिकेशंस पर, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जिसे कहा जा रहा है। एंटीबॉडीज, क्या इस पर कोई कारगर स्टडी है जो बताए कि एंटीबॉडीज कितने दिन तक कारगर रहते हैं? क्या माइल्ड डिजीज होने पर कम एंटीबॉडीज बनते हैं? क्या एंटीबॉडीज और उनका रेलेवेंस, क्या कुछ लोगों के पास एंटीबॉडीज है इंजेक्शन वैक्सीनेशन लेने के बाद, बावजूद इसके एंटीबॉडीज होते हुए उनको कोविड हो रहा है? ये सब क्या बताता है सर, एंटीबॉडीज पर पूरी जानकारी? आजकल सब लोग अपनी एंटीबॉडीज करा रहे हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोविड हुआ है, मैं हर महीने अपने एंटीबॉडीज देखूं। और कई लोग मुझे टेलीफोन भी ये करते हैं कि मेरी एंटीबॉडीज कम हो गई, क्या मैं एक और वैक्सीन का शॉट ले लूं? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि हमें ये नहीं पता कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं उसमें कितनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं जो एक्चुअली आपको प्रोटेक्शन देती हैं। दूसरा ये भी नहीं हमें पता कि जो एंटीबॉडीज आप है उसका कितना टाइटर जो है हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव है, और कितना टाइटर जो हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव नहीं है। कट ऑफ क्या होना चाहिए वो किसी को अभी आइडिया नहीं है। तीसरा हमें यह समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में जब हम वैक्सीनेट करते हैं अपने आप को, या नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तो कई टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसमें हम ये कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसके कारण एंटीबॉडीज बनती हैं। एक हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो टी सेल मीडिएटेड होती है। इसमें कई टाइप के सेल्स बनते हैं और जैसे हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो एंटीबॉडीज हैं वो वायरस को अटैक करती हैं। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो सेल को अटैक करती है, जिसमें वो वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है, वायरस को आगे मल्टीप्लाई नहीं करने देती। इसके अलावा एक टी मेमोरी सेल भी होते हैं जो आपके वायरस की वायरस के जो एंटीजन है उसकी मेमोरी अपने पास रखते हैं, बोन मैरो में होते हैं। और जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके एकदम एंटीबॉडीज जल्दी से बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि एंटीबॉडीज अलोन आर नॉट कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन, और कई चीजें हैं जो ये कह सकती हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो या नहीं है। और एंटीबॉडीज को ही देख के हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन है या नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हम ज्यादा एंटीबॉडी टाइटर ना देखें, क्योंकि अभी हमें उसका सिग्निफिकेंस या कट ऑफ नहीं पता। लेकिन ये बात सही है कि सब लोग अपने एंटीबॉडीज देख के ही डिसाइड करते हैं कि अब मैं सेफ हूं या सेफ नहीं हूं। जी सर, मतलब आप कोई मार्जिन नहीं दे रहे कि एक बार कोविड हुआ है तो इतने महीने तो कम से कम आप चैन से जी सकते हो कि अभी तुरंत नहीं होगा, ऐसा कोई कट ऑफ है सर? ये मैं कह सकता हूं कि अगर आपको कोविड हुआ है, और इसमें कुछ पहले वेव से डेटा है कि ये बात सही है, जो एसिम्प्टोमेटिक है या जो जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ था उनका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा कम रहता है और उनको री इन्फेक्शन के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। जिनको मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है उनकी एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं। लेकिन ये भी डेटा है कि आपको अगर एक दफा कोविड हुआ है तो आपको कम से कम 8 months to 1 year तक यूजुअली प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, इन साइंस नथिंग इज 100%, बट यूजुअली प्रोटेक्शन रहता है। और इसलिए अगर हम देखें डेटा री इन्फेक्शन का भी सेकेंड वेव में, तो री इन्फेक्शन वॉज वेरी लो, लेस देन 4%। दैट मीन्स ज्यादातर लोगों को फर्स्ट इन्फेक्शन ही हुआ, री इन्फेक्शन जो था वो इतना ज्यादा डेटा नहीं है कि फिर से इन्फेक्शन हो गया। जिनको 8-9 महीने पहले कोविड हुआ था उनको फिर से सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है सर, राहत लोग ले सकते हैं कि कुछ दिन नहीं होगा, आपको 1 साल तक का मार्जिन सर दे रहे हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशन वही रखना है, मास्क और हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगला सवाल सर पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस कहा जा रहा है उस पर है। कोविड के बाद जो परेशानियां हो रही हैं, जो सिंपल परेशानियां हैं
उनमें तो फटीग है, लोगों को कुछ दिनों तक दिक्कत हो रही है, बहुत कमजोरी लग रही है। लेकिन जो सिवियर चीजें हो रही हैं, जैसे ब्लैक फंगस, सबसे खतरनाक जो साइड इफेक्ट हमने देखा, और दूसरा हार्ट अटैक, जो ये हमेशा हम बात सुनते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक हो गया था, 1-2 वीक बाद अचानक उसका हार्ट अटैक हो गया। ये बताइए सर, ये कैसे पता चलेगा, कितने वीक तक ये डर रहता है, ये खतरा रहता है, ब्लैक फंगस और हार्ट अटैक एज पोस्ट कोविड सिम्टम? सर, पोस्ट कोविड सिम्टम जो है उस पर अब फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे केसेस कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो ये मुमकिन है और ये डेफिनेटली होगा कि पोस्ट कोविड केसेस जो हैं, पोस्ट कोविड सिक्यूले वाले, वो ज्यादा आएंगे। और जैसे आपने कहा, कई लोगों को तो माइल्ड टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। हम कोविड एक्यूट कोविड कहते हैं 4 हफ्ते तक, 4 से 12 हफ्ते हम कहते हैं सब एक्यूट या ऑनगोइंग कोविड, और 12 हफ्ते के बाद हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में 2-3 चीजें जो हैं वो ज्यादा फिक्र करने वाली हैं। एक तो यही है कि सेकेंड वेव में फंगल इन्फेक्शन, म्यूकरमाइकोसिस काफी ज्यादा देखा गया, जो फर्स्ट वेव में इतना कॉमन नहीं था। और तो फर्स्ट वेव में भी हमने म्यूकरमाइकोसिस के केसेस कुछ हद तक देखे थे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं देखे थे। तो इसके कई कारण हैं, और कुछ कारण जो डेफिनेटली प्रूवन है और जो स्टडी से सामने आए हैं, उसमें ये सामने आया है कि एक तो ओवर यूज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स है। इस दफा क्योंकि पैनिक था, केसेस बहुत ज्यादा थे, लोगों में एकदम डर था, तो स्टेरॉइड्स माइल्ड इलनेस में भी बहुत दिए गए और कई दफा बहुत हाई डोज में दिए गए और बहुत लंबे टाइम के लिए दिए गए। इससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। ये क्लियर डेटा है कि अगर आपको माइल्ड डिजीज हो और आप स्टेरॉइड्स लो, तो उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे फंगल हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज ये है कि इंडिया इज नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज की तकलीफ है, और ज्यादातर ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, कभी टेस्ट ही नहीं कराया, या उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो जब उनको कोविड इन्फेक्शन होता है तो शुगर एकदम बढ़ जाती है, साथ में स्टीरॉइड्स भी लें तो शुगर बढ़ जाती है। और ये 3 कॉम्बिनेशन, कोविड का जिससे इम्यूनिटी कम होती है, स्टीरॉइड्स और डायबिटीज के कारण ब्लैक फंगस जो है वो कोविड के दौरान और कोविड की रिकवरी के बाद बहुत ज्यादा लोगों में पाया गया, काफी हद तक ये देखा गया। और ये ज्यादा मुश्किल है ट्रीट करना, क्योंकि सर्जरी भी करनी पड़ती है और कई महीनों तक एंटी फंगल देना पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और इसलिए जुडिशियस यूज ऑफ मेडिकेशन एंड गुड ऑब्जर्वेशन की अगर है तो जल्दी से डायग्नोज होकर उसको जल्दी से हम ट्रीट करें, जिससे वो ज्यादा बोन्स में या ब्रेन के अंदर ना फैलें। तो एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि कोविड को हम जानते हैं कि कोविड इज सिस्टेमिक इलनेस, मतलब ज्यादातर वो फेफड़े में असर करता है, इट कॉजेज निमोनिया। बट हम ये भी जानते हैं कि कोविड के कारण जो खून की नालियां हैं उनमें सोजिश हो जाती है, जिसको हम एंडोथेलाइटिस कहते हैं, और उसके कारण क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि कोविड इज ऑल्सो नोन टू कॉज इंक्रीज क्लॉटिंग। और ये हम कोविड के दौरान भी हमने देखा है, कई लोगों को हार्ट में या लंग्स में क्लॉट होने के कारण एकदम वो डिटेरियोरेट करके कोलैप्स कर गए। और उस साथ साथ कोविड में साइटोकाइन स्टॉर्म भी होता है। इसलिए ये जरूरी है कि जब हम किसी पेशेंट को कोविड ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करें कि उसको कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है जिससे क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हों। अगर किसी कोई बेड रिडन है, या कोई वजन ज्यादा है, जिसका ओबेसिटी है, या और कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हों, तो उन लोगों को कुछ दिन के लिए एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें ये क्लॉटिंग के चांसेस अभी भी रहते हैं, और फिर वो घर जाके कभी कभी उनको हार्ट अटैक या लंग्स में क्लॉट बनने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे हम पहले ट्रीट कर रहे थे कोविड को, उससे एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्पेशली ऑन फॉलो अप, क्योंकि टेस्ट करने की जरूरत भी है और पेशेंट की प्रोफाइल देखने की जरूरत भी है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करने की जरूरत है कि ब्लड थिनर्स की जरूरत है या नहीं है। सब पेशेंट्स को जरूरत नहीं है, स्मॉल परसेंटेज को की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये एक सवाल लीडिंग क्वेश्चन है सर इससे, कि क्या ये हार्ट अटैक जो भी है ये सिर्फ यही ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का होने की वजह से ही ये हो रहा है, ए, और बी, क्या ये माइल्ड केसेस में भी हो सकता है, या मॉडरेट और सिवियर केसेस में ही इसकी ज्यादा आशंका रहती है? तो अगर हम डेटा देखें तो मॉडरेट टू सिवियर केसेस में इसमें ज्यादा चांसेस हैं, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, जिनमें ज्यादा कमजोरी होती है, जो बेड रिडन है।
जो माइल्ड केसेस हैं, जो वैसे अपने एक्टिव रहते हैं, जिनकी सर्कुलेशन ठीक है या जिनको इतना सिवियर प्रॉब्लम नहीं हुई, जिनके ब्लड में इतने क्लॉटिंग के चांसेस नहीं बढ़े, उनमें इस टाइप के इन्फेक्शन के क्लॉटिंग के चांसेस कम है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जैसे आप कह रहे हो हार्ट अटैक, लेकिन और ये हो सकता है कि लंग्स में जाके क्लॉट फंस सकता है, जिससे एकदम ऑक्सीजन कम होने से पर्सन कैन कोलैप्स और दैट में लुक लाइक अ हार्ट अटैक। सर, अगला सवाल एक और है। कई लोग ऐसे थे जिनको बीपी की कभी प्रॉब्लम नहीं थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं थी, शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद हो गई। ये क्यों हुआ? कुछ हद तक जैसे मैंने कहा कि कोविड इज अ सिचुएशन जो बॉडी में एक स्ट्रेस सिचुएशन करता है, और कुछ लोगों के जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स हैं उनको कोविड के बाद स्ट्रेस के कारण, इन्फेक्शन के कारण शुगर्स बढ़ जाती हैं और उनके एकदम डायबिटीज जो बॉर्डरलाइन था वो एकदम मैनिफेस्ट हो जाता है, एकदम डायग्नोज हो जाता है कि इनको डायबिटीज है, स्टेरॉइड से भी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले टेस्ट कराए नहीं होते और अब वो कोविड के कारण जब टेस्ट कराते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरे डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और मुझे और कई चीजें हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनको स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़े दिनों तक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे नमक कम खाया, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, तो उनका ब्लड प्रेशर आस्ता आस्ता कम हो जाता है। दैट इज मोर स्ट्रेस इंड्यूस्ड रादर देन सेइंग कि उनको डेफिनेटली हाइपरटेंशन है। सर, अब ब्लैक फंगस पे बच्चों का एक सवाल रह गया था, क्या बच्चों, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चों में भी ब्लैक फंगस देखा गया है, जिन्हें कोरोना कभी नहीं हुआ है, क्या वो भी ससेप्टेबल हो सकते हैं इस ब्लैक फंगस को? इसका इन्फेक्शन का जो तरीका है, कंटेजियस है नहीं है, ये सब बताएं सर। ब्लैक फंगस कंटेजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे हम कोविड की बात करते हैं। तो इसलिए ये घबराने की बात नहीं कि आपके घर में या हॉस्पिटल में आपके साथ कोई पेशेंट है जिसको ब्लैक फंगस है तो आपको हो जाएगा। कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो फंगस है ये आम हवा में होता है, सॉइल में पाया जाता है, कई दफा आपके नाक और मुंह में आ सकता है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप ये फंगस आप में कुछ कर नहीं सकता। ब्लैक फंगस के केसेस हम पहले भी देखते थे, म्यूकरमाइकोसिस कोविड से पहले भी देखा जाता था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रही, या जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स हैं, या पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो दवाई ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें ये फंगल इन्फेक्शन भी देखा जाता था। बच्चों में भी देखा जाता था, अडल्ट में भी देखा जाता था, लेकिन इट वॉज नॉट दैट कॉमन। अब ऐसा हुआ है कि ये बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि कोविड के साथ जो और चीजें जुड़ गई हैं और कोविड इटसेल्फ, तो एकदम केसेस इस सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये अगले सवाल पर अब आते हैं। 2DG दवा जो आई है सर, इस पर आपकी क्या राय है कोविड ट्रीटमेंट की? जी, दवाई जो है DRDO के रिसर्च से बनी है। ये दवाई पहले भी अवेलेबल थी, इट वाज यूज्ड एज रेडियो सेंसिटाइजर एंड अदर थिंग्स, और ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसको मार्केट कर रही है। जो उनका डेटा है उसमें ये दिखाया गया है कि इससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम हो सकती है इन माइल्ड केसेस, और वायरल रेप्लिकेशन भी रुक सकता है। सो इट इज डिक्रीजिंग वायरल रेप्लिकेशन एंड डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन। मेरा ये मानना है कि हमें इसमें और स्टडीज करने की जरूरत है टू डेफिनेटली बी शोइंग कि इन लार्जर स्टडी पॉपुलेशन इट इज यूजफुल। अभी जो स्टडी है उसमें जो पॉपुलेशन है कम लोगों में की गई है। हमें इसमें और ज्यादा पॉपुलेशन में बड़ी स्टडी करके एस्टैब्लिश करना चाहिए कि इसका एग्जैक्टली रोल कहाँ पे है, माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में, कोमॉर्बिडिटीज वालों में, या जिनको ऑक्सीजन कम हो रही है, या लेटर स्टेज में। तो दवाई अभी है, इसको ट्राई करने की जरूरत है। पॉसिबल है कि इससे काफी फर्क पड़ जाए, लेकिन डेटा और चाहिए। अब सर, कई लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त भी दूसरी लहर के बाद कोविड को झेल चुके होंगे। लोगों में ये डर लगा रहता है कि कब तक एहतियात बरतें, कब तक काम पर नहीं जाए, कब तक एक्सरसाइज नहीं करें, और अगर बॉडी को एक्सरसाइज करें तो कब से शुरुआत करें, कितना एक्सरसाइज करना माइल्ड एक्सरसाइज है, कितना करना ज्यादा एक्सरसाइज है, कब तक एहतियात बरतें सर? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लुकआउट पर रहे हैं हमेशा? क्योंकि अभी भी लोग जो वापस काम पर आते हैं मन में बड़ा डर होता है। कितने वीक्स तक? आपकी बात सही है कि दो चीजें हैं इसमें। एक तो वही चीज है कि अगर हम कोविड से बचना चाहते हैं तो अभी तो इस साल भर तो मैं कहूँगा प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना और भीड़ नहीं इकट्ठी होने देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस पे पूरा ध्यान रखें।
दूसरी चीज ये है कि जहां पर भी हम जाएं, चाहे अपना ऑफिस हो चाहे और जगह पे हो, देखें कि अंदर इंडोर एनवायरनमेंट में क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, फ्लो ऑफ, जैसे लोग आ रहे हैं तो एक जगह से अंदर आए, दूसरी जगह से बाहर जाएं, जिससे क्रॉसिंग ना हो। और अगर आपको जाना है तो अगर सीढ़ी यूज करते हैं तो सीढ़ी यूज कीजिए, लिफ्ट ना यूज कीजिए, और भीड़ ना इकट्ठे होने दें। खाना खाना है या चाय पीनी है तो अलग पिए। अब एक ये आदत हो जाती है ऑफिस में कि सब लोग इकट्ठे बैठ के अपना मास्क नीचे करके चाय पीते हैं या खाना खाते हैं। तो हमें ये पता है कि कोविड एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, तो आप में से ही किसी को अगर कोविड है तो औरों में वो इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि एरोसॉल इन्फेक्शन भी रह सकता है। ड्रॉपलेट तो है लेकिन हवा में भी काफी घंटे तक वायरस रह सकता है। इसलिए इंडोर एनवायरनमेंट में क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। खिड़कियां खुली रखें, अगर एसी है सेंट्रल एसी तो उसमें फ्रेश एयर किस जो रिसाइकल है उसको करें, जिससे 1 घंटे में 5-6 दफा फ्रेश एयर का साइकिल हो, और आपके घर के इंडोर एनवायरनमेंट में ऑफिस के हवा जो है फ्रेश आती रहे, जिससे वायरस वहां पे ना रह पाए। ये प्रिकॉशंस हमें रेगुलरली रखने पड़ेंगे, तभी हम केसेस को नहीं बढ़ने देंगे और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। सर, ये क्वेश्चन दरअसल मैं पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके नजरिए से पूछ रही थी कि वो कितने वीक तक रखें, वो मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ कब हो सकता है, वो कितनी देर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोरोना नेगेटिव होने के कितने दिन बाद तक। डे 1 तो हो गया आपका जब पहला सिम्टम दिखा, लेकिन कोरोना नेगेटिव होने के कितने दिन बाद तक आप एहतियात रखें, या फिर आप डेंजर जोन में हैं, कैसे और कब वो एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, इसका अगर रफ आइडिया दे सर आप। तो अगर आप कोविड से आपको कोविड हुआ और आप रिकवर हो गए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप एकदम अपनी एक्सरसाइज ना शुरू करें। कई दफा ये देखा गया कि लोग एकदम अगले दिन ही जिम जाने लगते हैं और एकदम कमजोर होकर कोलैप्स की सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो आस्ता आस्ता अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, 4-6 हफ्ते उसमें लगाएं, प्रायोरिटाइज करें। आप ऐसे करें कि आप पहले दिन सिर्फ जो सुबह उठ के जब आप फ्रेश हो तो एक्सरसाइज करें या वॉक करें, फिर रेस्ट कर लें, और ऐसे ना अपनी जो ड्यूटीज है या वर्क है उसको ऐसे एडजस्ट करें जिससे बीच बीच में आप ब्रेक्स ले पाएं। इसके साथ साथ स्लीप हाइजीन, समय पे सोना, समय पे उठना, गेटिंग गुड क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना एक टाइम फिक्स कर दें सोने का, और उस टाइम पे रोज सोएं, और ये देखें कि सोने का माहौल है, टीवी तो नहीं चली हुई या पीछे से शोर नहीं हो रहा है, जिससे आप आराम से बॉडी को रेस्ट दे पाएं और सो पाएं। आस्ता आस्ता ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, लेकिन इसमें भी जोर ना करें। और अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां लें, और उससे आपको 3-4 हफ्ते में ग्रेजुअली अपनी बैक टू नॉर्मल करना जो है रिकवरी करनी चाहिए। सर, कौन से टेस्ट कराने चाहिए इसके बाद? क्या जो आपने ब्लड क्लॉट की बात की वो डी डाइमर कराना चाहिए आपको एक महीने बाद भी? क्या वीक स्पैन क्या है सर जब ये टेस्ट आपको कराने चाहिए? तो मेरी तरफ से तो अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और अगर आप एक्टिव हैं तो आपको बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं कराने चाहिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है, या आपको बहुत वीकनेस है, तब इन टेस्ट का कुछ रोल है, क्योंकि फिर हम ये देख सकते हैं कि कुछ और दवाई लंबे टाइम के लिए देने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिकवर हो गए हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है, आपको बुखार नहीं है, और आपको चलने में कोई तकलीफ नहीं है, और आप कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट कराओगे उतने ही आपको कुछ ना कुछ टेस्ट में लगेगा, और फिर अपनी ही टेंशन हो जाएगी कि ये दवाई लें, स्टीरॉइड्स लें, ब्लड थिनर्स लें, या ये लें। तो इसलिए बेहतर तो यही रहेगा कि टेस्ट ज्यादा ना कराएं अनलेस एडवाइज बाय द डॉक्टर और वेदर इट इज एक्चुअली नीडेड। जी, एक आखिरी सवाल सर, वो स्टेरॉइड से जुड़ा हुआ, क्या इस दूसरी लहर में आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्टेरॉइड का ओवर प्रिस्क्रिप्शन किया गया, जिसकी वजह से हमें शुगर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ी? ये मैं कहूंगा कि दूसरी लहर में 2 चीजें हुई। एक तो केसेस बहुत ज्यादा हुए, 4 लाख से ज्यादा डेली केसेस होने लगे, और दूसरा द रेट ऑफ राइज वाज वेरी रैपिड, एकदम केसेस हमारे बढ़े हैं। उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में भी, पेशेंट्स में भी एक टाइप का पैनिक हो गया, और इसलिए बिकॉज ऑफ दैट पैनिक कई जगह पे स्टीरॉइड्स जो है वो बहुत जल्दी यूज होने लगे, हाई डोज पे यूज होने लगे। कई दफा तो मैंने देखा कि पहले दिन पे ही, अभी आपको कोविड डायग्नोज ही हुआ है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो स्टीरॉइड स्टार्ट हो गए।
तो ये जो चीजें हुई, इसके कारण कई लोगों की शुगर्स बढ़ गई, कई लोगों की इंसुलिन की जरूरत पड़ गई और कई लोगों में ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन भी हो गई। तो आई थिंक लर्निंग इससे यही है कि हमें बैक टू बेसिक्स करने की जरूरत है। माइल्ड केसेस में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड से फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी हम कोई दवाई दें उसका पूरा रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें कि भाई इससे नुकसान तो नहीं हम कर रहे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणदीप गुलेरिया जी, डायरेक्टर एम्स के। आपने ये वक्त निकाला सर और पूरे 1 घंटे तक दर्शकों ने ध्यान से आपकी बातें सुनी है, बहुत फायदा होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि स्टेरॉइड्स को लेकर कम से कम नुकसान जो है उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, अगर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं उसी हिसाब से उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज से लेकर ब्लैक फंगस जैसी परेशानियां उसके बाद से कई लोगों को इस लहर में हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले स्पेनिश फ्लू में तीसरी लहर आई थी, आ सकती है, लेकिन तैयारी पूरी रहेगी तो हम डट के मुकाबला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन के लिए जो टारगेट सेट किए गए हैं वो मुमकिन है, चाहे वो 1 करोड़ रोजाना का टारगेट हो 1-1.5 महीने बाद, या फिर इस साल के अंत तक सभी को वैक्सीनेशन करने का। उन्होंने कहा ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। मास्क, हाथ धोना, सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए